आज लेखपाल का पेपर हुआ था, यूपी लेखपाल का, आप सबको पता होगा, कुछ ने दिया भी होगा। पर इसकी जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे और मैं बिल्कुल 100% श्योर आपको मैथ के आंसर्स बताऊंगा विद सॉल्यूशन। और जिसको भी कोई डाउट होगा इसके बाद वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और क्लियरली। ओके, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ सॉल्व करते वक्त ही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ और साथ में इससे रिलेटेड जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेवल थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं पर कुछ ठीक क्वेश्चंस हैं इसमें, मैंने ये एनालाइज़ किया है और ओवरऑल अच्छा पेपर है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये तो बेसिक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। जब पहले डिवाइड करते हैं, ओके, तो पहले डिवाइड करते हैं, सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। जब भी डिवाइड का ऐसे आए ना सीन, तो आप क्या करो, आप ना उसको 1/, में लिख लो। ठीक, अभी यहाँ पे तो इजी है, यहाँ पे तो हो जाएगा, बट वैसे कहीं बता रहा हूँ। जैसे अभी हम ये करते हैं 15 / 15, तो इसका आंसर क्या होता, ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। तो इसका आंसर ऐसा नहीं करते कि सिर्फ 3 नीचे ले जाके बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे सबसे अच्छा तरीका है, जो डिवाइड है ना उसको 1/, में लिख लो ऐसे, तो ये हो जाता है 5/9। ओके, तो वैसे ही अगर इसको हम 1/3 लिख लेते हैं, ओके, 5 45 + 18 कितना हो गया, 63। तो इसका आंसर 63 हो गया है। आगे ये देखिए, वो कह रहा है कि 15 संख्याओं का मध्य मतलब मीन जो है वो 30 है। अब उसमें 3 जोड़ा जाता है हर एक संख्या में। ईच इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। अब मीन देखो, ये 30 एवरेज हो गया है। अब जो भी काम हम हर एक संख्या में करेंगे वो काम इसके साथ हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर काम किया है, 3 जोड़ा है, तो जो एवरेज होगा वो 3 जुड़ जाएगा, मतलब 3 ज़्यादा हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अभी इसमें हम हर एक संख्या के साथ 5 जोड़ देते हैं, तो ये जो फाइनल आंसर जो आपका मीन आता वो 35 आ जाता। अगर 5 घटा देते तो आंसर आपका 25 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 जोड़ा है तो आंसर है आपका 33। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर 90 हो जाता। ओके, जो भी हम सारी संख्या के साथ करते हैं वो सेम काम मीन के साथ हो जाता है। ओके, इसमें कोई अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे कि संख्याओं को 3 गुना करके 5 माइनस कर दिया, ऐसे कुछ, तो बताओ मीन कैसे हो जाएगा। तो जो काम हम संख्या के साथ कर रहे हैं वही सेम काम हमें मीन के साथ कर देना है। तो यहाँ पे 3 जोड़ना था तो 33। अब मोड बहुलक निकालना है, तो जो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे 3 4 बार रिपीट हो रहा है। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो आंसर हुआ 3। 4 आंसर मत कराना, वो गलत हो जाएगा। 4 तो संख्या है जो 3 बार रिपीट हुई है ना। तो यहाँ पे 3 4 बार रिपीट हुआ है तो आंसर हुआ 3। ओके, अब यहाँ पे मीडियन निकालना है, मध्य का। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जो डाटा होता है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है सबसे पहले तो। ठीक है, आरोही सीरीज में लिखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले तो वो लिखो। तो इस जिसकी भी ये है कॉपी, उसने लिख रखा है 10 12। तो अब यहाँ पे 7 टोटल आइटम्स हैं, टोटल नंबर 7 लिखे हैं। ठीक है, तो 7 में मिडिल वन क्या होता है, देखो 7 में मिडिल वन होगा इधर से 3, 1 2 3, ये चौथा नंबर, 4th नंबर, और इधर 3, तो 4th नंबर आपका मिडिल वन होता है। तो यहाँ से 4th गिन लो, 13 है 4th वन। ओके, तो चौथा नंबर यानी कि 13 आपका मीडियन हो जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है जिसका आधार 18 है। तो एक समबाहु त्रिभुज का मतलब उसका परिमाप बताना है, तो तीनों साइड उसकी 18 18 18 होंगी, तो सबको जोड़ दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 54, ये आंसर हो गया। ओके, अब देखो इस जगह क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ रेक्टेंगल का, कितना आसान क्वेश्चन है, इसकी तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 12 से 11 के मल्टीप्लाई किया तो 2 3 1 132, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है, देखो जो इन्होंने टेबल दी है ना, वो टेबल में उन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता दी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो पहले नंबर लिखा है उसमें वो जुड़ता जाता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 है, ये सिंपल फ्रिक्वेंसी है किसी की, मतलब ये किसी की बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता क्या होगी, एक पहले की तो एक होगी क्योंकि उससे पहले तो कुछ था नहीं, तो दूसरे की क्या होगी, इन दोनों का सम, इनको प्लस कर देंगे 3। फिर क्या होगी, इससे पहले जितने आए और ये क्या, यानी कि 6, या फिर इस 3 में ये 3 जोड़ दो, है ना, तब भी 6 जाएगा। या ये इससे 4 से पहले की और 4 सब जोड़ के, तो 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10। तो ये संचयी बारंबारता होगी। अब आप डायरेक्ट भी जोड़ दो, बात वही है। अब क्योंकि आपने 6 इन 3 संख्याओं को जोड़ के लिखा है, तो इससे अच्छा इस 6 में ही ये 4 जोड़ दो। ओके, तो ये जो है आपकी CF है और ये आपकी सिर्फ F है। तो यहाँ पे आपको CF दी है, तो वो पूछ रहा है कि बारंबारता मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है। बारंबारता अधिकतम किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है। तो इसमें क्या करना है, जैसे इन्होंने बारंबारता दी है 3, ये संचयी वाली है, तो पहले हमने सिंपल फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है, मतलब पहले सिंपल वाली बारंबारता निकाल देनी है। तो पहला वाला तो वही रहता है 3। अब 8 कब आया होगा, जब इधर 5 लिखा होगा, तभी तो हमने 3 और 5 को ऐड करके ही तो यहाँ 8 लिखा होगा जब CF निकाला होगा। तो वैसे ही अब ट्रिक क्या होगी कि 8 में से 15 में से 8 माइनस कर दो, 25 में से 15 माइनस कर दो, 33 में से 25 माइनस कर दो, 8। तो ये सब क्या आ गई, आपकी सिंपल बारंबारता, सिंपल फ्रिक्वेंसी आ गई है जो दी होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, इस जो 19 से 21 वाली क्लास दी है, जो वर्ग दिया है उसकी है। तो मैक्सिमम निकाल दी, और मिनिमम पूछी होती तो मिनिमम यहाँ पे हो जाती है 3, जो 10 से 12 वाली हो जाती है। ओके, अब गुणनखंड सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है, पहले तो आप इसके फैक्टर निकालो। क्या है इसमें, देखिए 2240। ओके, 2240 में आप पहले तो इसके फैक्टर निकालते जाओ। तो पहले चलो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5, फिर ये 4 से हो जाएगा, हाँ ओके। अब ये 2 से हो जाएगा 70, ना ये तो 4 से हो जाएगा, फिर 35, और फिर 5 से हो जाएगा, और फिर 7 से हो जाएगा। ओके, तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, तो 2, तो यहाँ पे 2 बार होता है ना, ये 2 की पावर 2 ये है, 2 की पावर 2 ये है, बाकी है। तो 2 कितनी बार आया, मल्टीप्लाई हुआ 6 बार। 5 कितनी बार हुआ, 1 बार। 7 कितनी बार हुआ, 1 बार। तो सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसको निकालने का तरीका देखो सिंपल है। ब्रैकेट बनाओ, 0 की पावर 2 की पावर 1 से जो भी पहला फैक्टर होगा, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो होगा, ये हमने क्या निकाले, ये प्राइम फैक्टर है। ओके, तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो जो भी सबसे छोटा होगा इसमें उससे स्टार्ट करेंगे, उसकी पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर अभी आगे जगह है, ठीक है, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, यहाँ तक रुक जाना है। फिर वैसे ही 5 के साथ करना है इसके बाद, क्योंकि 5 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, वैसे ही 7 के साथ करना है। ये सब इनके जो सम है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ओके, अब इनका आंसर लिख लेना है। देखो इसको ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, इस सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है, ये हो गया 96। 96 में 4 जोड़ दिया 100, 100 में और 100 हो गया,
100 में ये 10 जोड़ दिया 110, 110 में ये 17 जोड़ दिया 27, 227 इंटू ये हो गया 6 इंटू ये हो गया 8, ठीक है। 227 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, देखो अब मल्टीप्लाई पूरी नहीं करनी है, 127 इंटू 48, तो इनके आखिर की डिजिट की मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 इंटू 8 क्या होता है, 56 होता है, तो यानी कि लास्ट में तो 6 आएगा ही आएगा। ओके, अब इसमें 6 है नहीं है, इसमें 6 है नहीं है, इसमें 4 है नहीं है, तो ये है ना 6, तो बस ये आंसर हो गया, जल्दी हो जाता है काम ऐसे, है ना। पर ये तब करना जब यूनिट डिजिट यहाँ पे अलग अलग दी हो, इकाई की संख्या अलग अलग हो। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इस बार डाटा पर बेस्ड है। पहला है कि नंबर ऑफ, हाँ, कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की औसत आय, तो पहले तो औसत आय से औसत आय निकालनी पड़ेगी, तो इसमें इन्होंने कर रखा है ऐड, तो ये 27840, अब कितनी बार है, ये कितने ईयर का डाटा है, 8 ईयर्स का डाटा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 3480। तो ये इसका एवरेज हो गया, ये इसका औसत हो गया, मीन हो गया। अब वो पूछ रहा है कि कितने ईयर की जो वैल्यू है वो इससे कम है, तो एक ये कम है, 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 तो 4 तो कम हो गई हैं, सॉरी 5 तो कम हो गई और 3 हो गई ज़्यादा, ये वाली ज़्यादा हो गई ना, ठीक। तो रेशियो क्या आया, 5:3। ओके, अब अर्निंग इन 97 की अर्निंग 94 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 97 की अर्निंग है ये, अब ये 94 से कितना गुना ज़्यादा है, 3360 से कितने गुना ज़्यादा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस कर लेते हैं। ये कटा, अब 4 से काट दो इसे, 26, अब ये काट दो 84, अब ये कट रहा है 42 से 3 टाइम्स और ये 42 से 2 टाइम्स, तो 3/2, तो 3 2 से कितने गुना ज़्यादा होता है, 3 2 से 1.5 गुना ज़्यादा होता है ना। अब वो पूछ रहा है कि अर्निंग ऑफ कंपनी 96 में कितने % ज़्यादा है एवरेज से, तो पहले 96 की अर्निंग देख लेते हैं। 96 की अर्निंग है 4320, तो 4320 कितना ज़्यादा है, औसत वाली अभी हमने याद की है, मतलब निकाली है, याद क्या की है, मतलब याद रख लो तो बार बार देखना नहीं पड़ता। ये कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब कितने प्रतिशत है, उससे ज़्यादा होता तो माइनस करके फिर डिवाइड करते 3 एवरेज से, है ना। अभी वो पूछ रहा है उससे कितना है, ज़्यादा पूछता है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। वो पूछ रहा है उससे कितना % है, तो % में तो डायरेक्ट डिवाइड करो, जिससे भी कंपेयर करना है। यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, हम एवरेज से तुलना कर रहे हैं, तो एवरेज डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, वो पूछता है ज़्यादा, तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है, वो पहले माइनस करते फिर इस जिससे कंपेयर करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे वो उसने कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे पूछ रहा है वो कितने % है, डायरेक्ट लिखो जो जिसके बारे में पूछ रहा है। 96 से 97 की इनकम के बारे में पूछ रहा है, एवरेज से कंपेयर करवा रहा है, तो एवरेज नीचे कर दो, इसको सॉल्व कर देंगे तो अराउंड 225 आएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, पर वो उसने पूछा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट 125। अब वैसे ही यहाँ पे वो पूछ रहा है इंक्रीमेंट कितना हुआ है 97 से 93 से 97 में। 93 में उसकी थी 2520 और यहाँ पे होगी 97 में उसकी होगी 5040। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे उससे दुगना हो गई है, ठीक है। तो डबल मतलब 100% की इंक्रीमेंट, 100% की बढ़ोतरी। ओके, तो इसका आंसर डी हो गया। अब वो पूछ रहे कि डिक्लाइन कितना हुआ है। यहाँ पे डिक्लाइन है मतलब डिक्रीज़ है, डिक्लाइन है या फिर कोई गिरावट, घटना। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं कंपेयर करना है, यहाँ पे हमने पहले माइनस करेंगे और फिर किससे कंपेयर करवा रहा है, ठीक है, फ्रॉम 94 से। 94 वाले ईयर की देखो 336, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है। अब डिक्लाइन पूछ रहा है वो 95 में,
तो इससे इतने में कितना कम हो गई है वो, ठीक। तो 240 वो कम हो गई है। अब देखो इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ एक और। अब हमने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो कंपेयर हमने करना था 94 वाली से, ओके, तो 94 वाली नीचे आ गई। अब देखो एक चीज़ देखो ध्यान से, जो 3360 है ये, इसका 10% कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, 336। तो 224 तो इससे कम है ना, यानी कि 10% वाला आंसर होगा, नहीं होगा, 17 वाला हो जाएगा। जब 10% से, जब 10% ही 336 है और जो हमारा डिक्लाइन आया है वो 224 है, तो 10% तो नहीं होगा ना 10% से ज़्यादा होगा, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब इसका 5% निकाल लेते हैं। तो इसका जो है 3360 का 5% क्या होगा, ये होगा, डिवाइड कर देते हैं इसको 20 से, 168, तो 168 आता है आंसर। तो 5% पे 168 आता, पर आंसर आपका 224 है, मतलब 240 है, यानी कि ये 5% से तो ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन ए 7। अब पूछ रहा है कि घनत्व, बारंबारता घनत्व। बारंबारता घनत्व क्या होता है कि जितने वर्ग को ये शो कर रहे हैं और जितनी फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड कर देना होता है। देखो इस वर्ग के अंदर कितनी संख्याएं लिखी हैं, 0 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई। इस वर्ग के अंदर 6 संख्या है। हमने इसका नहीं पता करना है, हमने पता करना है 21 से 25। तो 21 से 25 में कितनी संख्याएं लिखी हैं, 21 लिखी है, एक 22 लिखी है, एक 23 लिखी है, एक 24 लिखी है, एक 25 लिखी है। तो कितनी संख्याएं लिखी हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या लिखी हैं। और बारंबारता क्या, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 है। तो 20 बटे कितनी संख्या लिखी है, 5, तो 4 आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, देखो मैंने एक जगह बनाया भी है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, ये है हिस्टोग्राम, ये जो है ये शो कर रहा हूँ, ये हिस्टोग्राम है, ओके। तो इसमें वो पूछ रहा है कि हिस्टोग्राम किस टाइप का होता है, अर्थमेटिक ग्राफ नहीं, देखो सिर्फ ज्योमेट्रिक डायग्राम है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ज्योमेट्रिक डायग्राम तो नहीं है। तो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लाइन्स हैं, इनका कोई मतलब है, ऐसे कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, कि कुछ भी बना दिया हो। ये नीचे लिखा होता है फ्रीक्वेंसी, ओके, कि 9 से 10 में कितने लोग थे, ऐसे ऐसे, ये मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये 9 से 10 में क्लास लिखी है और ये लिखी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इधर वाली एक्सिस में। मतलब 2 लोग 9 से 10 में थे, 2 लोग ही 10 से 11 में थे, अब 12 लोग इसमें थे, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो वो पूछ रहा है कि ये क्या शो करता है, ये एक टाइप का फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है, ओके, बस। तो इसमें अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, लाइन तो है ही नहीं, ओके। ज्योमेट्रिक डायग्राम की ऐसी कुछ भी बना दिया, नहीं, फ्रीक्वेंसी को ही ये शो करता है, ओके, हिस्टोग्राम। पूछ रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार और समान समतार रेखाओं के बीच में सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होगा। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल बनाया है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड इन द सेम पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन होगी है, या फिर सबसे अच्छा तरीका देखो, एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, ओके। पैरेलल साइड, जिसकी भी पैरेलल साइड्स होती हैं वो एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी। तो वो कह रहा है इसमें एक ट्राइंगल बना दो, ऐसे बना दो, या फिर ऐसे बना दो, ओके। पैरेललोग्राम तो है ये, ट्राइंगल भी बना दिया जिसका बेस जो आधार है वो भी सेम है और ये जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में भी है, ठीक है, ये इसके बीच में भी है जो भी पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका एरिया क्या होगा। अब एक चतुर्भुज को, एक इसको रेक्टेंगल को अगर हम डायगनली काटते हैं तो उसका एरिया कितना होता है, हाफ हाफ हो जाता है। तो ये हाफ, ये भी हाफ, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ होता है हमेशा, ओके।
वो पूछ रहा है कि एक ट्राइंगल है ABCD, AB उसकी 12 है, AC उसकी 13 है, तो ये क्या होगा, ये 5 होगा। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगती है, तो पाइथागोरस क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देती हैं, उसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो 12, 5 और 13 एक ऐसी संख्या है जो उसको सेटिस्फाई करती है। 13 का स्क्वायर इक्वल होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो BC क्या हो गई आपकी, 5 हो गई। अब बताना है द्विघात समीकरण ये वाला कैसे सॉल्व होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो पाएगी सॉल्व, क्योंकि इनके साइन सेम है, माइनस माइनस है ना ये, इसलिए अगर माइनस प्लस होते तो तब देखा भी जाता, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। क्या होता है, मिडल इसका x के कोफिशिएंट का जो x के साथ लिखा है उसका तो नेगेटिव, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे 1 लिखा है उसका, इनटू जो कांस्टेंट है टर्म्स -1 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये डिवाइडेड बाय जो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट है उसका दुगना, तो यहाँ पे 1 है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस ये हो गया -4 इंटू -1 प्लस 4 20। तो 20 का अंडर रूट क्या होता है, 2√5। कैसे, 20 को लिखेंगे 4 गुणा 5, 4 का स्क्वायर रूट बाहर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, वो बाहर जाके अंदर 5 बच जाएगा। 2√5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 4 प्लस माइनस √5। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये वाला, अमित ने एक मोबाइल बेचा, ठीक है, 1820 रुपये में, तो उसको 30% का नुकसान हो गया है। वो कितने रुपए में बेचे उस मोबाइल को कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो ये जो है उसका SP दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, ये विक्रय कर मतलब विक्रय प्राइस दिया है। अब इसे क्रय प्राइस ढूंढना, मतलब SP दिया है, CP ढूंढना है। ओके, तो पहले हमने CP निकालना है, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो जो 1820 है, मानते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, उस पर 30 रुपये का घाटा हो गया, तो वो 70 रुपये में बिका होगा, यानी कि ये जो है वो 70 है। तो 70 गुणे 100, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 2600 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस था। अब 2600 पे वो कितने ज़्यादा पे बेचे, तो 2600 गुणा 30/100, 2600 प्लस, ठीक है, ऐसे कर दो या कर दो 2600 इंटू 130/100, इससे से काट दो, सॉल्व कर दो। वैसे ही हम यूनिट डिजिट से कर देंगे 6, और देखो 1 तो 0 आएगा, 0 तो 0 आएगा। अब 6 और 3 के मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 8 आता है। तो 80 जहाँ होगा लास्ट में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं राहुल की सैलरी 20% मोर है मोहन की सैलरी से। राहुल को R लिख देते हैं, मोहन को M लिख देते हैं। मोहन की सैलरी मैंने मान ली 500 है, ओके, तो 500 का 20% ज़्यादा, 500 का 20% निकाल लो पहले, कितना होता है 100 रुपये। तो राहुल की सैलरी कितनी हो गई, 600 हो गई, ज़्यादा है ना। ओके, अब वो कह रहा है कि राहुल की सैलरी 30 टाइम्स मतलब 30% बढ़ गई है। तो पहले इसका 30% निकाल लो, 600 का 30% 180, 180 में 180 जोड़ दो 600 में, मतलब 780 डिवाइडेड बाय, अब इसका कितनी परसेंट बढ़ गई है मोहन की, 40। तो 500 का 40% होता है 200, 500 में 200 जोड़े तो 700, यानी कि ये आ गया जो इनकी नई सैलरी वो इतना आ गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो उससे कितना ज़्यादा है, मोर लिखा है ना, कितने प्रतिशत अधिक, इसका ध्यान रखना। और किससे कंपेयर करवा रहा है वो, मोहन की सैलरी से,
मोहन सैलरी, तो मैंने बताया था जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, अब इसका काम नहीं है। कितना ज़्यादा है राहुल की सैलरी? 80 ज़्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? मोहन की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 700 से। परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो। तो 80/7 किसके आसपास आएगा? 11 के आसपास आ जाएगा, है ना, क्योंकि 11 70 77 होता है। तो बस 3 का इन्होंने अप्रॉक्सीमेट पूछा था, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। अब देखो ये एलसीएम, कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ होता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम करो और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ करो। तो इन सब का एलसीएम क्या आया? ऐसी कौन सी संख्या है सबसे छोटी जो इन तीनों से कट जाती है? सिंपल 12 इन तीनों से कट जाता है अपॉन। अब नीचे वालों का एचसीएफ, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों को काट देती है पूर्ण रूप से? ये सब अलग अलग है भाई, तो 1 ही काटता है इन सबको पूर्ण रूप से, तो 12/1। ओके, अब यही इनका एचसीएफ मान लो ये 14 होता मान लो, तो यहाँ पे 2 काट सकता था, सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को, इन सबको काट सकती है पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे 2 होती जो इन सबको काट देती। तब आपका आंसर पता है क्या होता? तब आपका आंसर हो जाता 6, 12/2, फिर 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो आंसर आपका तब 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 7 है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। HCF, ठीक, HCF 2 संख्याओं का क्या है? 11 है। तो बताना है हमने कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जब उनके एलसीएम के फैक्टर्स जो हैं वो 13 और 17 है। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो कट जाती है, मतलब उसके अंदर 11 भी आएगा, उसके अंदर ये 13 भी आएगा और 17 भी आएगा, ये तो एलसीएम हो गया। तो वो पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी, देखो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें, वो काम आ जाएगा कहीं ना कहीं आपको। एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से होती है, तो आंसर जो होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणा या प्रोडक्ट होता है ऑफ 2 नंबर्स। बस ये याद रखो हमेशा, ये यहाँ काम नहीं आया, आगे कहीं ना कहीं पक्का काम आएगा। तो देखो एलसीएम के अंदर तो 13 भी आएगा 17 भी आएगा, ठीक है। एक संख्या 13 की मल्टीपल होगी, एक संख्या 17 की मल्टीपल होगी, और वो 11 के भी मल्टीपल होंगे, तो 13 गुणे 11 यानी 43, ये सबसे छोटी हो जाएगी। और बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये स्मॉल हो जाएगी, और लार्जेस्ट क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, है ना। बस ऐसे कर लेते हैं। देखो पैरेललोग्राम की डायगोनल की लेंथ, पैरेललोग्राम में देखो डायगोनल जो भी है, मतलब उसके जो विकर्ण है, विकर्ण किसी भी पैरेललोग्राम में ना, विकर्णों का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर का सम, डायगोनल जो विकर्णों के स्क्वायर का योग बराबर होता है 4 इंटू, ये तो होता है रोम्बस में साइड के स्क्वायर का, ठीक है। अगर रेक्टेंगल हो या कुछ और हो पैरेललोग्राम में, तो होता है 2 इंटू एक साइड, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दूसरी साइड का, ओके ऐसे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इनका एक का स्क्वायर आया 84, एक का स्क्वायर आया 36, तो उन दोनों का सम हो जाता है 100। तो जो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स है वो आ गया आपका 100। तो 100 यहाँ पे किसके बराबर होगा? 4 इंटू, ठीक है, द मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज, अच्छा फाइंड द अप्रोक्सीमेट, अच्छा ठीक है, अपॉलॉजी। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था वही, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे, ये रोम्बस, मुझे ये रोम्बस दिख गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम है ना, तो एक साइड मान लेते हैं ए है, एक साइड उसकी बी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है, तो
ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस ट्वाइस ऑफ b का स्क्वायर। ओके, तो तो यहाँ पे हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 50 इधर गया, 50 बचा, 50 को डिवाइड कर दिया 2 से 25, तो b की वैल्यू आ गई √25 यानी कि 5। तो b की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे संयोग बस ये पैरेललोग्राम रोम्बस ही निकला, तो ये हो गया 5। ओके, अगर ये रोम्बस दे देते डायरेक्टली तब भी इसकी वैल्यू 5 आ जाती। इस 5 की वैल्यू देने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, बस इसकी जगह पर उन्हें लिखना पड़ता ये रोम्बस है, एक समचतुर्भुज, यही बोलते हैं उसको। हाँ, देखो एक ये है समचतुर्भुज रोम्बस है, वो कह रहे हैं रोम्बस का पैरामीटर चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि एक साइड की वैल्यू क्या आ गई 120/4 यानी कि 30। ओके, ये है एक साइड की वैल्यू होगी 30। वो कह रहा है इसकी जो बीच की लेंथ होती है वो है 12। तो बताओ इसका पूरा एरिया क्या है। तो सबसे आसान होता है किसी भी, ये सब रेक्टेंगल के फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। इसकी साइड L है, मतलब ये साइड L है, ये साइड H है, तो L इंटू एच यानी कि 30 इंटू 12 यानी कि 360। उसका भी यही होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, A इंटू बी, L इंटू एच, ये सब सेम है। अब वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता बहुभुज क्या होता है। पॉलीगन है, देखो सबसे पहली बात तो पॉलीगन का मतलब भी बहुत सारी भुजाएं हैं। ओके, तो स्क्वायर रेक्टेंगल की तो 4 ही भुजा होती हैं, मतलब ही नहीं है। बार ग्राफ में भुजा क्या होती है, वो भी तो बार ही होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, वो भी तो रेक्टेंगल हुए। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर होती है। कितनी साइड होंगी भाई, ये क्लोज फिगर है, इसकी मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो पॉलीगन मतलब बहुत सारी साइड है, एक साइड इसकी ये हो गई, एक साइड इसकी ये हो गई, एक साइड इसकी ये हो गई, एक साइड इसकी ये होगी, पर ये सारी की सारी क्लोज्ड होंगी, ये सारी की सारी बंद होंगी आपस में। ओके, साइड कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही दिए हैं और एक नीचे वाली हो गई, 5 हो गई इसकी इस जगह साइड। ओके, तो ये है, तो ये क्लोज फिगर होती है एक आपस में। तो बाकी तो ये पेपर हो गया है सॉल्व। किसी को भी कोई डाउट हो अपने आंसर यहाँ से मैच कर लेना, और कोई डाउट वाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।